इकट्ठा होने का प्रयास आपको अपनी ताकत समेटने का नहीं है। देश की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आपकी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाना जाट कौम के लिए बहुत जरूरी है। याद करो राजा महेंद्र प्रताप को, जिसने 25 साल तक विदेश में बैठ के इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। याद करो छोटू राम जी को, जो कभी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। उनके मन में एक ही बात थी कि मैं कभी, अगर मेरे में इतना सामर्थ्य रहा तो मैं इस देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा। आज मैं आपसे ये सवाल भी पूछता हूं कि क्या आप भी धर्मांधता के शिकार हो? क्या आप भी सामाजिक रूप से ये मान के चलते हो कि इस देश में ईर्ष्या का, बैर का एक माहौल पैदा हो? आप कभी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपका चरित्र, आपकी संस्कृति, आपका रहन सहन ऐसा है जिसमें आप 36 बिरादरी के साथ मिलके चलने की आप में क्षमता है। लेकिन लोग हमें अलग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारी बिरादरी सिर्फ अपनी शक्ति को संगठित करके राजनीतिक तौर पे अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास नहीं, बल्कि इस देश में और दुनिया के इस भूभाग में शांति और अमन पैदा करने के लिए जिम्मेदारी हमारी है। अभी भाई अभय चौटाला ने कुछ अपने विचार रखे, कुछ प्रस्ताव की बात करी। मैं भी आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक ऐसा प्रयास करें जो दुनिया देखे, और वो प्रयास क्या कि जाट समाज, जिसमें हमारे समाज के जट सिख भाई, हमारे सिरवी भाई, हमारे अंजना भाई, हमारे बिश्नोई भाई, और हमारे समाज में जो हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान जाट 1 लाख की संख्या बना के हम 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, हम 15 अगस्त को आजाद हुए। हम 14 अगस्त को अपने पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जाट भाई बैठे हैं उनको भी आह्वान करें कि हम 1 लाख आदमी वाघा बॉर्डर पे आ रहे हैं और तुम भी उधर से आओ 1 लाख की संख्या में, और इस दुनिया को दिखाओ कि हम जात पात की राजनीति, हम जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के इस दुनिया को, इस एशिया महाद्वीप को, इस दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। और वो संदेश ऐसा होगा, वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई को भी ठंडा करने में सक्षम होगा। ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत। कभी भी जाट समाज अपने शौर्य के लिए कभी अभिमान नहीं करता। उसको सिर्फ इस बात का अभिमान होता है कि मैं सामाजिक रूप से शांति और अमन का पहरेदार हूं। यही तो खासियत है कि आपस में कत्ल तक हो जाते हैं, लेकिन जब बैठ के बात करते हैं तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और फिर उसी तरह का वातावरण हम पैदा करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये आप भाइयों से, कि आपने जो ये सम्मेलन किया, ये आपका दूसरा सम्मेलन है, और आपने विदेशों में जो हमारे भाई हैं उनको भी इकट्ठा किया। अब इस ताकत को 4 गुना करने का एक प्रयास है जो आपको करना चाहिए। एक तो प्रयास, पहला प्रयास मेरा आपसे ये सलाह है
कि हमारी जो जाट वीरांगनाएं हैं, महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, और एक सम्मेलन हमारे युवाओं का हो और एक सम्मेलन हमारे नेताओं का हो। बड़ा अफसोस है, मैं तो बात छुपाता नहीं कहीं। आप ये देखते हैं ना, ये या तो रिटायर्ड नेता हैं मेरे वर्गे, एक दो हैं, अबे है अभी एमएलए बने हैं ये दोबारा से, एक 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 बाबूराम जी बैठे हैं वो भी हैं, और दो एक चले गए। भाई आप वैसे तो कहते हैं ये राजनेता तालियां बजाएंगे, वोट देंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, लेकिन आज एक प्रस्ताव पास करो कि जो नेता जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, वो जाट होने का अगर दावा करते हैं, जाट के नाम से अगर राजनीति करते हैं, तो इस मंच पे क्यों नहीं आते? आएंगे नहीं, कितनी तालियां बजा लो, नहीं आएंगे। क्यों? सत्यपाल मलिक जी, अगर आप राजनीति में आगे बढ़े तो एक बात का फैसला करवाओ राजनेताओं से कि ये जो एंटी डिफेक्शन बिल है, इसने लोगों के मुंह पे ताले लगा दिए। अच्छे भले आदमी भी बोल नहीं सकते, जनता की आवाज नहीं उठा सकते, अपनी कौम के लिए नहीं लड़ सकते। ऐसे कानून को संशोधित करना चाहिए या खत्म करना चाहिए। कृषि के 3 कानून संवैधानिक पद होते हुए हमारे भाई सत्यपाल मलिक ने जो करके दिखाया है, अभी रुको जल्दी ना करो, मेरी बात तो पूरी होने लो। नहीं, मेरी बात सुन लो पहले। मैं इनको ये कहता हूं कि वो 3 कानून तो कृषि से संबंधित थे, और उनमें जो सफलता मिली है उसका एक ही कारण है कि किसान के मन में ये बैठ गया कि अगर ये कानून लागू हो गए तो तेरे को जमीन का मालिक नहीं रहने देंगे, बेजमीना हो जाएगा तू। किसान नेताओं ने भी धैर्य से काम लिया, लेकिन वो नेता थे, नेताओं का तो अपना अपना हिसाब है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक सम्मेलन जब नेताओं का बुलाएं तो उनमें उन किसान नेताओं का भी बुलाओ। पंजाब के अंदर क्या किया, किसान की ताकत को बखेर के रख दिया, कहने लगे चुनाव लड़ेंगे, किसी की 4000 वोट आई, किसी की 7000 वोट आई, और वो एक भ्रम था जो उसको खराब किया। इसलिए बुलाओ उनको भाई, और जो नहीं मानेगा उनका बहिष्कार। जब तक हमारी मानसिकता रहेगी वो नेताओं के ठाठ रहेंगे, ठाठ। और जब इस मानसिकता को खत्म कर दोगे, उन नेताओं की हैसियत खत्म हो जाएगी। आपके मंच पे नहीं बल्कि सामने आके बैठेंगे कि हमारे से गलती हो गई, अब हम हमारे भाइयों के साथ हैं, हम दूर नहीं हैं। करो ये। और एक हमारे जो एनआरआई या दूसरे जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं, उनको भी मैं मेरा सुझाव है
मैंने 4 सुझाव जो, एक आपसे मेरा निवेदन है कि एक आप अपना यहाँ कोई हेडक्वार्टर स्थापित करें, कहीं भी करें। वैसे तो 4-5 राज्यों में कर दें तो बहुत, पंजाब में तो कोई लोड ही नहीं। पंजाब में तो आधा एकड़ भी है ना जट के पास, और कहता मुंडा तू कनाडा चला जा, मैं तो भेज देंगा। लेकिन ये अपने वाले भी अब तैयार हो गए, ये भी तैयार है, लेकिन इनको रास्ता नहीं, इनके साथ ठगी बग्गी होती है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि एक यहाँ पूरा ऑफिस स्थापित करें, और जो बच्ची बाहर जाना चाहती है पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, उसकी आप मदद करें। तो हमारे भी हजारों बच्चे तैयार हैं अब जाने के लिए। बहुत अच्छा। और एक वादा जो हमारे भाई हैं, कहाँ ये बैठे बेंगलोर वाले, आपसे भी मेरा एक अनुरोध है कि जितने जाटों को पैसे कमाने आ गए ना, वो भी एक अपना ऑफिस स्थापित करो और हमारे बच्चों को बताओ कैसे माल पानी बनता है। मुझे दुख होता है इस बात का, देवेंद्र शर्मा नाम के एक कृषि के अर्थशास्त्री हैं, उनके लेख पढ़ता रहता हूं मैं। उन्होंने एक लेख में जिक्र किया बेंगलोर का। बेंगलोर में कॉफी ग्रोवर जो हैं, जो कॉफी पैदा करते हैं, उन किसानों का सम्मेलन था, और उस सम्मेलन में बाहर के अर्थशास्त्री, कृषि से संबंधित अर्थशास्त्री, ट्रेड से संबंधित अर्थशास्त्री और कृषि वैज्ञानिक, ये आए हुए थे। इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री ने, कृषि अर्थशास्त्री ने एक किसान से सवाल किया, उसका मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूं। उसने सवाल किया कि 5 सितारा होटल में 1 कप कॉफी के 200 रुपए देने पड़ते हैं, तुम कॉफी पैदा करते हो, तुम बताओ उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है। उस किसान ने कहा कि साहब मैं तो नहीं बता सकता, मुझे तो ज्ञान नहीं, हम तो कॉफी पैदा की बेच आए। तो वो खुद बोलता है कि मैं अर्थशास्त्री होने के नाते मेरा ये एनालिसिस है कि 200 रुपए की 1 कप कॉफी में उस मेहनत का, उस कमेरे वर्ग का सिर्फ 2 रुपए 37 पैसे हिस्सा है। ये अन्याय नहीं तो और क्या है। तो भाई मैं, बराड़ जी मेरे को कह रहे थे कि भाई वीरेंद्र सिंह, जब आप बोलो तो एमएसपी की बात करना। मैं एक और बात सोच रहा हूं। मैं कहा एमएसपी, अरे जब हमारा हिस्सा ही 2 रुपये 37 पैसे 200 रुपये में, तो इसका मतलब जितनी फसलों की एमएसपी है वो डबल भी हो जाए, किसान फिर भी गरीब रहेगा, हमारा तो इस दौलत में हिस्सा ही नहीं। अभी आपने कहा था कि 145 लोग हैं, 73% दौलत पे कब्जा किए बैठे हैं। भाई सबसे, ये कौन भाई कह रहा था, हाँ अबे भाई कह रहे थे कि यहाँ चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर तो बाद में देख लेंगे, पहले इस देश की दौलत में, धन में, संपदा में हमारा हिस्सा बढ़ाओ, कमेरे वर्ग का हिस्सा बढ़ाओ। अब तो ऐसा हो गया, कोई इलेक्शन हो जाए उसमें पैसा बाहुबल। पहले तो मलंग इकट्ठे कर लिया करते, लाठी चला दो, बूथ पकड़ दो। अब तो मलंगों का भी काम खत्म कर दिया है इस पैसे ने। पैसे का खेल होने लग गया देश की राजनीति में। अगर पैसे को
पैसे की अहमियत को राजनीति में खत्म करना है तो इस कमेरे वर्ग का, ये खून और पसीना बहाने वाला जो वर्ग है, इसका हिस्सा बढ़ा दो। अब 2000 रुपये गेहूं का नहीं चलेगा। इसको जहां गेहूं खरीदा नहीं, जैसे मैंने कहा कॉफी की बात करी, गेहूं खरीदने के बाद वैल्यू एडिशन आपसे मैं कर रहा हूं। वैल्यू एडिशन की पहली सीढ़ी, अगर गेहूं का मैदा बनता है तो मैदे का भाव 60 रुपए किलो और गेहूं का भाव 20 रुपये किलो, 20 ही हुआ ना। हाँ, तो भाई हमारे को कम से कम 35-40 तो दे दो। हाँ, वो बीच का माल तो वो लाला ले जाता है, तुम तो बेच के, और फिर उसकी फिर तंदूरी रोटी पिराने क्या क्या, वो होटल में जाओ तो तंदूरी रोटी भी 200 रुपए की। अरे क्यों ठगी कर रहे हो इस किसान के साथ? इसका हिस्सा दो। अब अगली लड़ाई वैल्यू एडिशन के टाइम कितना बड़ा है, उसमें किसान का हिस्सा एमएसपी के हिसाब से होना चाहिए, ना कि उसकी लागत के हिसाब से। ये हमारा है और ये कर दो, ये होगा। और ये नहीं होगा तो इस देश में गरीबी नहीं जाएगी, इस देश से भूखमरी नहीं जाएगी। इसलिए इस देश की गरीबी और भूखमरी मिटाने के लिए भी मेरे किसान और मेरे जाट का मतलब सिर्फ आप अपने आप ने मत सोचो जाट। जिस दिन आप इकट्ठे होकर निकल गए तो ये सोच लेना, चाहे यादव है, चाहे कुर्मी है, चाहे गुजर हैं, चाहे सैनी हैं, सब साथ लगेंगे। और मेरे को पता है, मैं जानता हूं, मेरा एक दोस्त है 4 बार एमपी रहा, अवतार बढ़ाना गुजर है, तो वो अपने आप को कहता था मैं गुजरों का इमाम हूं। अरे मैंने कहा अवतार, बात तो तेरी ठीक है, हम भी तेरे साथ लग लें तो और ताकत बन जाएगी। नहीं, बोला वाह, जाट अगर बढ़ गए तो मेरी तो इमामी चली जाएगी। तो इसका मतलब राजनीतिक तौर पे तो आप मजबूत हैं, लेकिन जब आप अपना हिस्सा लेके अपनी जेब को मजबूत कर लेंगे, इस देश से गरीबी मिटेगी।